हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे व्यक्ति जो इस चैनल पर नए आए तो उसे रिक्वेस्ट है कि जाके वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि हमारा पार्ट 3 है, मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, हमारा यदि आप पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमारा आज का टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं इस वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? आपका मन में एक डाउट हो रहा होगा कि महाजनपद का अर्थ क्या है, जनपद का अर्थ क्या है? तो जनपद का अर्थ पहले मतलब कि प्राचीन काल में जिला से होता था। ठीक है, जनपद मतलब जिला होता था। ठीक है, जिला या ग्राम जिसको बोलते थे। ठीक है, और महाजनपद उसको बोलते मतलब कि जनपद का अर्थ है ग्राम। जैसे कि हम लोग गाँव है, आज हमारा वर्तमान स्थिति में गाँव बोलते हैं, तो पहले जनपद बोलते थे। ठीक है, और जिला पहले मतलब अभी हम वर्तमान समय में जिला जिसको बोलते हैं उसको पहले प्राचीन भारत में क्या बोलते थे? महाजनपद। तो वही मतलब कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मतलब तभी के जिला सबसे बड़ा कौन था और सबसे शक्तिशाली कौन था? तो पहला ऑप्शन है मगध, दूसरा ऑप्शन है कौशल, तीसरा है गंधार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मगध। ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा क्वेश्चन संख्या है 3, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो आपको हम पहले बता दिए हैं, अशोक जो कि बिंदुसार का जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है अशोक। ठीक है, तो अशोक के बारे में हो गया। तो किस शिलालेख में अशोक का कलिंग के विजय का उल्लेख है? जो कलिंग का विजय किया था, जो उड़ीसा में जो कलिंग है, तो वहीं पे जो अशोक विजय किया था, तो इसका उल्लेख किस शिलालेख में है? ठीक है, तो अशोक का कुल 16 शिलालेख है, और वही 16 शिलालेख में कौन सा शिलालेख है जिसमें कलिंग का विजय का उल्लेख है? तो कौन सा है? तो इसका 13वां शिलालेख में कलिंग का विजय का बारे में उल्लेख दिया गया है। ठीक है, तो हमारा चौथा ऑप्शन है कनिष्क की राज्यारोहण तिथि कब है? पहला ऑप्शन है 48 ईस्वी, दूसरा है 78 ईस्वी, तीसरा है 88 ईस्वी, चौथा है 98 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी, 78 ईस्वी। हमारा 5वां क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति मतलब धम्म महामात्रों की किसने नियुक्ति की? जो धम्म मतलब कि महामात्रों की नियुक्ति की थी, कौन किया था? यह अशोक किया था। तो नियुक्त कौन किया था? तो अशोक किया था। ऑप्शन संख्या सी। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? तो आपको पहले पता है, पहले वीडियो यदि नहीं देखे तो देख लीजिए उस पर, क्योंकि इस क्वेश्चन कुछ रिपीट क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, तो अशोक किस वंश से संबंधित था? तो ये मौर्य वंश से संबंधित था। ऑप्शन संख्या बी राइट आंसर है इसका। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा काल था? जो स्वर्ण काल का मतलब बहुत सोना था उस काल में। ठीक है, उस साम्राज्य में बहुत सोना था। तो मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुप्त काल। ठीक है, और एक फैक्ट बता देते हैं कि गुप्त काल मतलब गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ठीक है, हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? जो प्रयाग प्रशस्ति का जो नाटक मतलब रचना है, नाटक है मतलब कि उसकी रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी, हरिसेन। हरिसेन नामक विद्वान ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। हमारा क्वेश्चन संख्या है 9, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ठीक, आपका मन में एक डाउट आता होगा कि टकसाल का अर्थ क्या होता है। ठीक
ठीक है। टकसाल का अर्थ होता है जहाँ पे कारखाना, जहाँ पे कारखाना है, जहाँ पे औजार बनाया जाता था, ठीक है, कारखाना है, मतलब टकसाल का अर्थ कारखाना। तो मौर्यकालीन टकसाल यानी कि कारखानों का प्रधान कौन था? जो ये सब कारखानों का प्रधान कोई होगा तो पहला ऑप्शन है कोषाध्यक्ष, दूसरा है मुद्रा अध्यक्ष, तीसरा है लक्षण अध्यक्ष और ये डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी, लक्षण अध्यक्ष। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है राजत रंगीनी के लेखक कौन थे? तो रजत रंगीनी के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन है पतंजलि, दूसरा है विशाखा दत्त, तीसरा है कलहन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कलहन। ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर है। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? आपका क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस वंश से सम्मिलित है, ये किस वंश से इसे जानकारी मिलता है, ये मतलब अर्थशास्त्र इंडिका से। तो पहला ऑप्शन है मौर्य वंश, तीसरा है नंद वंश, तीसरा है कुषाण वंश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या ए, मौर्य वंश। ठीक है। हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? जो अर्थशास्त्र थी, तो अर्थशास्त्र का पहले बता दें, अर्थशास्त्र की स्थापना कौन किया था? तो अर्थशास्त्र का स्थापना कौटिल्य किया था, जिसका और एक नाम क्या है? चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये सब कौटिल्य का नाम है। ठीक है। तो वही अर्थशास्त्र का कौन किया था? तो चाणक्य किया था। तो वही क्वेश्चन है इसमें कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? ठीक है। तो ये कब हुई थी, किस शताब्दी में हुई थी? पहला है 6वीं शताब्दी, दूसरा है 5वीं शताब्दी, और चौथा है 4वीं शताब्दी, और तीसरा 3री शताब्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, 4वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है। पतंजलि, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है मेरा पतंजलि से। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है किसकी? किस वंश की जानकारी मिलती है पतंजलि के महाभाष्य से? ठीक है। तो पहला ऑप्शन है गुप्त काल, दूसरा है मौर्य काल, तीसरा है प्राक मौर्य काल, और चौथा है इनमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 का सी होगा, यानी कि प्राक। हमारा चौथा है, मतलब 14 नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? आपको पहले बता दिया है कि अर्थशास्त्र 4वीं शताब्दी का था। तो इसका लेखक कौन था? तो इसका लेखक कौन था? कौटिल्य था, यानी कि कौटिल्य का नाम क्या है? आप कमेंट में बताइए। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है बिंबिसार का संबंध किस वंश से? क्वेश्चन है जो बिंबिसार तो व्यक्ति था, तो उसका संबंध किस वंश से है? तो पहला ऑप्शन हर्यक वंश, दूसरा है गुप्त वंश, तीसरा है मौर्य वंश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन वंश था? तो ये था हर्यक वंश। आपका एक डाउट को क्लियर कर देते हैं। एक है बिंबिसार जो हर्यक वंश से है, और एक है बिंदुसार, और एक कौन है? बिंदुसार। तो बिंदुसार किस वंश से सम्मिलित है? वो है मौर्य वंश से। और बिंबिसार किस वंश से सम्मिलित है? ये हर्यक वंश से। ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी में घुरा के पूछता है, ठीक है, ताकि बच्चा कंफ्यूजन में हो। 16 नंबर क्वेश्चन है वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? जो वज्जी महाजनपद था, ठीक है, तो उसको महाजनपद था, तो उसको सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन है गण संघ, दूसरा है गणतंत्र, तीसरा है राजतंत्र, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ए, यानी कि गण संघ। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको पहले बता दिया जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक ग्राम होता है। ठीक है। जनपद मतलब जनपद, आगे जनपद का आगे यदि महा लग गया तो महाजनपद मतलब जिला होता है, बड़ा शहर होता है। तो जनपद यानी छोटा, यानी ग्राम लेवल का है। ठीक है। तो जैसे गांव वर्तमान स्थिति में, तो जहाँ इसका राइट आंसर होगा ए और बी। ठीक है। जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, तो ये सब आ जाएगा इसमें, इसीलिए इसका होगा सी, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है पंचचीन वाले सिक्के बने होते थे। तो जो पहले प्राचीन काल में पंचचीन वाले सिक्के होते थे, तो ये किससे बने होते थे? सोने के बने होते थे,
या तांबे के या चांदी के या इन बी और सी। तो ये किससे बने होते थे? ये बी और सी यानी कि चामा और तांबी दोनों से बने होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? डी। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ पर प्रचलित नहीं हुआ? जो मतलब कि अशोक द्वारा जो प्रचारित करा था अपना बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, वो कहाँ पे प्रचलित नहीं हुआ था? क्वेश्चन देखिए, नहीं हुआ था। कहाँ पर बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ था? पहला है सीरिया, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा है श्रीलंका, चौथा इनमें से कोई नहीं। ई मतलब डी जापान। तो जापान में तो ही था। श्रीलंका में तो अपना बेटा बेटी को भेजा था, कौन? अशोक। ठीक है, तो सीरिया में भी हुआ था। तो इसका यानी कि इसमें क्या होगा, कहाँ पे? नहीं, ब्रिटेन में। क्योंकि यदि यदि आप वर्तमान में देखें तो जापान में देखिए पूरा बौद्ध धर्म भरा हुआ, श्रीलंका में भी है, सीरिया में भी है। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी वो कौन था, किसका द्वारा? हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कौन किया था, किसने की थी? पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा है उदयन, तीसरा है अजातशत्रु द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? ये उदयन था, यानी कि ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर है। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? जो इंडिका लिखा गया था, रचना की थी नाटक मतलब कि पुस्तक का, तो वो कौन किया था? तो प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज, मौर्यवंश, मतलब मेगास्थनीज। मौर्यवंश का मतलब वहीं रहता था पाटलिपुत्र में। तो मेगास्थनीज कौन था? ये दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक था? तो यूनान का था। तो किस वंश से संबंधित है, मतलब किस वंश से मतलब कि विलोम रखता था? तो मौर्य वंश से। कहाँ पे रहता था? पाटलिपुत्र में रहता था। सब फैक्ट के बारे में आप जानकारी को नोट्स बना के एक कॉपी में लिखिए, ताकि मतलब कि यूपीएससी के क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन में वो आपसे 10-15 को फैक्ट के बारे में जानकारी ले लेता है। ठीक है, हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? जो प्राचीन काल में थी, जो धर्म मतलब कि धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ है कि एक बड़ा पत्थर, ठीक है, बड़ा पत्थर है, पत्थर में लिखा हुआ है, मतलब कि उसको काट काट के लिखा होता है। ठीक है, हर चौराहों में, जिस तरह आप देख रहे होंगे हर मतलब कि मोड़ पे, हर मतलब कि जहाँ मोड़ है, मतलब कि 2-3 सड़क आँख में मिलती है, तो वहाँ कुछ प्रचार किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार पहले भी इस तरह किया जाता था, मतलब कि हर मोड़ पे बड़ा पत्थर से मतलब लिख लिख दिया जाता था। तो वही है धम्म। तो इसकी शुरुआत किसने की थी, किस शासक ने की थी? तो ऑप्शन क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा अशोक, तीसरा है डी नंबर कनिष्क। तो ये किसने की थी? ये अशोक ने की थी। ऑप्शन संख्या सी राइट है। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मतलब 23 नंबर क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में क्या नया जोड़ा था? जो महावीर था, जो पार्श्वनाथ महावीर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो पार्श्वनाथ कितना है? शायद पार्श्वनाथ 23वां तीर्थकर है। जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन है? तो पार्श्वनाथ है। ठीक है, तो महावीर कौन धर्म से है? जैन धर्म से। ठीक है, तो वही है 23 नंबर क्वेश्चन था कि पार्श्वनाथ ने सिद्धांतों में क्या नया जोड़ा? जो महावीर का सिद्धांत था, तो वही सिद्धांत में पार्श्वनाथ ने क्या जोड़ा था? पहला ऑप्शन है अहिंसा, दूसरा है ब्रह्मचर्य, तीसरा है सत्य और तीसरा है अपरागी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का जीवन जीना चाहिए। ठीक है, ये कौन बोला था? पार्श्वनाथ, वही जोड़ा था। तो ये क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर में है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? जो कलिंग किसका बीच हुआ था? मौर्य साम्राज्य और उड़ीसा के शासक के बीच हुआ था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में कौन था? तो अशोक था। तो ये कब हुआ था? जो कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए, 261 ईसा पूर्व। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा आखिरी क्वेश्चन है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? यदि क्वेश्चन आपसे इस तरह भी आ सकता है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने की नीति ने किसने दिया था? ठीक है, तो किसने दिया था? पहला ऑप्शन अजातशत्रु, दूसरा है प्रीमित शुंग, तीसरा है अशोक और डी नंबर है समुद्रगुप्त। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? अजातशत्रु। फूट डालकर विजय प्राप्त करने की नीति है।
यदि आपको इस वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप कहीं पे नहीं कीजिएगा, ठीक है, और पूरा वीडियो को देखिएगा। हाँ, और यदि मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो हम लिंक दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का और इंस्टाग्राम का, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और जाके वहाँ पे जुड़ जाइए और हमसे संपर्क लीजिएगा। धन्यवाद।